अगर देश के प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को 30 दिन तक जेल की सजा होती है या वो किसी केस में जेल में होते हैं तो 31वें दिन बिना किसी इजाजत के, बिना किसी आदेश के उनसे उनका पद छीन लिया जाएगा। याद कीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिन्होंने जनवरी 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई, उसके ठीक पहले उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और चंपई सोरेन को सौंप दी। या फिर तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी, जिन्होंने जून 2023 में गिरफ्तारी के बाद भी जेल से काम चलाया, लेकिन फरवरी 2024 में कोर्ट के सख्त आदेश पर आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो गिरफ्तारी के महज 2 दिन बाद ही फरवरी 2023 में अपना पद त्याग दिया था। और खुद गृह मंत्री अमित शाह, जो 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में गिरफ्तार होने से पहले गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को 2014 में आय से अधिक संपत्ति केस में सजा मिली और वो सीएम पद से अयोग्य हो गई। पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू ने 2022 में रोड रेज केस की सजा पर विधायक पद छोड़ दिया। राहुल गांधी ने 2023 में मानहानि केस में 2 साल की सजा पर संसद सदस्यता गंवाई और 2013 में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आरोप या सजा के बोझ तले कुर्सी की मोह माया को त्यागा, या कहें उनसे यह पद, उनसे यह कुर्सी छीन ली गई। और अब केंद्र सरकार ने इसी बहस को हवा दे दी है। संविधान के 130वें संशोधन बिल के जरिए जो कहता है 30 दिन जेल में और 31वें दिन कुर्सी गई। आज हम इस बिल की पूरी कहानी खोलेंगे, जड़ों से लेकर असर तक, फैक्ट्स, डाटा और इतिहास के पन्नों के साथ। रुकिएगा मत, क्योंकि ये सिर्फ एक बिल नहीं, भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिल की। देखिए, 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 विधेयक पेश किए। पहला, संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जो संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में बदलाव करता है। अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार के मंत्रियों से जुड़ा है, 164 राज्यों के मंत्रियों से और 239 ए दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से। इस बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है, वह अपराध जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान हो और वो 30 दिन लगातार हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वो अपने पद से खुद ब खुद हट जाएगा। यहां तक कि दोष सिद्ध होने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हिरासत ही काफी है। इस पर सरकार का तर्क है कि एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी अगर 48 घंटे हिरासत में रहता है तो वो सस्पेंड हो जाता है, तो फिर बड़े पदों पर बैठे हुए लोग क्यों नहीं। आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। वहीं इस पर अमित शाह ने संसद में कहा कि जेल में बंद व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं कर सकता। हम राजनीति में नैतिकता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त को बिहार में रैली में इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार ने ऐसा कानून लाया है जिसमें प्रधानमंत्री भी आता है। अगर कोई गिरफ्तार होता है और 30 दिन में जमानत नहीं मिलती है तो कुर्सी उसे
छोड़नी पड़ेगी, वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। भ्रष्टाचार की लड़ाई में कोई छूट नहीं पाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सरकार ने ये बिल लाया क्यों? मानसून सत्र के आखिरी दिन पेश किया गया इस बिल को, इसके पीछे मकसद क्या है? और शुरू से ही कहा गया कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी कमेटी को भेजा जाएगा। तो देखिए, इसे सरकार की मंशा साफ है, सहमति बनाओ, नहीं तो विपक्ष को कटघरे में खड़े करो। अगर विपक्ष विरोध करता है तो संदेश जाएगा कि वो जेल से सरकार चलाने के खिलाफ नहीं है। अमित शाह ने केजरीवाल का नाम लेकर कहा, अगर अरविंद केजरीवाल ने खुद इस्तीफा दे दिया होता तो इस बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने 177 दिन जेल से सरकार चलाई। सरकार का प्लान है कि यह बिल भ्रष्टाचार विरोधी इमेज को मजबूत करे, जनता के बीच नैतिकता का मुद्दा उठाए और विपक्ष को डिफेंसिव मोड में लाए। आजादी के 75 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तार नेता ने इस्तीफा न दिया हो, लेकिन हाल के सालों में ये ट्रेंड बढ़ा है। सरकार मानती है कि संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जेल से सरकार चलेगी। दोस्तों, अब इस पर विपक्ष की रणनीति क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां कह रही हैं कि यह बिल जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियां जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएंगी और उन्हें जेल में डालेंगी। जबरदस्ती 30 दिनों तक हिरासत में रखकर विपक्ष से उनकी सत्ता छीन ली जाएगी और विपक्षी सरकार को गिरा दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, यह बिल राजनीतिक दुरुपयोग के दरवाजे खोल देगा और संवैधानिक सुरक्षा को हवा में उड़ा देगा। विपक्ष का डर है कि बिना दोष सिद्ध हुए पद से हटाना अन्याय है। वो जेपीसी का बहिष्कार भी कर सकता है, जिससे समिति में सिर्फ सत्ता पक्ष रह जाए। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार है, क्योंकि वो जनता को दिखाना चाहती है कि विपक्ष भ्रष्टाचार पर समझौता कर रहा है। दोस्तों, याद कीजिए, राहुल गांधी ने 2013 में यूपीए सरकार के उस अध्यादेश का विरोध किया था जो 2 साल की सजा पर सदस्यता जाने के सुप्रीम कोर्ट फैसले को पलटता था। अब सरकार पूछ रही है, तब भ्रष्टाचार विरोधी थे, अब क्यों विरोध कर रहे हैं? खैर, अब आते हैं इतिहास पर। अब तक कौन कौन से नेताओं ने जेल के अंदर से सरकार चलाई है? सबसे ताजा और चर्चित केस दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का है। मार्च 2024 में ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करती है। केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और तिहाड़ जेल से ही कैबिनेट मीटिंग्स कराएं, फाइलें साइन की। कुल 177 दिन जेल में रहे, जिसमें से कुछ समय अंतरिम जमानत पर बाहर थे। उनकी सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया। वो 17 महीने जेल में रहे बिना ट्रायल के और डिप्टी सीएम रहते हुए काम करते रहे जब तक इस्तीफा नहीं दिया। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री को भी 2022 में गिरफ्तार किया और जेल से ही विभाग चलाते रहे। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। एक और केस तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी का, जो जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते हैं, जेल से काम करते हैं जब तक कोर्ट ने फरवरी 2024 में उनसे इस्तीफा देने का आदेश नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला केस, 1997 वो साल था जब सीएम थे लालू यादव, जब जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। खुद जेल गए लेकिन पद पर नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान 1975 से 77 का वो दौर था। कई नेता जैसे जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी जेल में थे, लेकिन वो विपक्षी थे, सरकार नहीं चला रहे थे। कुल मिलाकर जेल से सरकार चलाने के सीधे केस कम हैं, लेकिन हाल के सालों में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे ट्रेंड बनाया है, ऐसा सरकार का मानना है। अब देखिए, किस किस ने जेल होने के कारण मंत्री की कुर्सी छोड़ी या मंत्री पद गंवाया। यह लिस्ट लंबी है, क्योंकि नैतिकता या कानूनी दबाव ने इसे इस्तीफे तक पहुंचाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनवरी 2024 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चंपई सोरेन को सीएम बनाया। तमिलनाडु के सेंथिल बालाजी ने, जैसा ऊपर बताया, कोर्ट के आदेश पर फरवरी 2024 में इस्तीफा दिया। मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही फरवरी 2023 में इस्तीफा दे दिया। अमित शाह खुद 2010 में सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में गिरफ्तार हुए, लेकिन गिरफ्तारी से पहले गुजरात के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को 2014 में आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी ठहराया गया, जेल गई और सीएम पद से अयोग्य हो गई। पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू को 2022 में रोड रेज केस में दोषी ठहराया गया, लेकिन वो तब मंत्री नहीं थे, फिर भी विधायक पद छोड़ना पड़ा। राहुल गांधी को 2023 में मानहानि केस में 2 साल की सजा मिली, जिससे संसद सदस्यता चली गई।
2013 में रेल मंत्री रहे पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने भ्रष्टाचार आरोपों में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेल नहीं गए। कुल डाटा बताता है कि 2010 से अब तक कम से कम 10 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है गिरफ्तारी या आरोपों के कारण, जबकि जेल से चलाने वाले सिर्फ 3 से 4 ही केस हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है दोस्तों कि इस बिल से एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार को क्या फायदा है। पहला, राजनीतिक इमेज। एनडीए खुद को भ्रष्टाचार विरोधी दिखा रही है। मोदी सरकार ने यह कहा, मोदी जी ने यह कहा कि हमारी सरकार पर एक भी दाग नहीं है, जबकि कांग्रेस की 60 से 65 सालों में भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। यह बिल एनडीए को नैतिक ऊंचाई देता है क्योंकि इसमें पीएम भी शामिल है, मतलब कोई विशेषाधिकार नहीं। दूसरा, विपक्ष को कमजोर करना। विपक्षी राज्य जैसे दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु, हालांकि दिल्ली अब बीजेपी के अधीन आ गई है, लेकिन झारखंड, तमिलनाडु में ईडी, सीबीआई के जरिए गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं और 30 दिन में सरकार अस्थिर हो सकती है। तीसरा, जनता का ध्यान। आजादी के अमृत महोत्सव में नैतिकता का मुद्दा उठाकर वोट बैंक मजबूत करना। चौथा है दोस्तों, लंबे टर्म में राजनीति साफ करने का दावा, जो एनडीए की सबका साथ सबका विकास थीम से मैच करता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये डिस्टेबलाइजिंग ऑपोजिशन का टूल है। कुल मिलाकर एनडीए को 2029 चुनाव से पहले बड़ा नैरेटिव मिल रहा है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस। दोस्तों, ये बिल पास होगा या नहीं, ये 2/3 बहुमत पर निर्भर है, जो एनडीए से पास नहीं हो सकता। लेकिन बहस शुरू हो चुकी है कि क्या जेल से सरकार चलनी चाहिए या नहीं। क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या तानाशाही का रास्ता? आप क्या सोचते हैं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।